हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार क्लास में हम सभी लोग कुमार मित्तल बुक के चैप्टर नंबर 10 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सभी बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हैं इस चैप्टर नंबर 10 में सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में, जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं सभी बहुविकल्पी प्रश्न को एक ही वीडियो में देखेंगे और वीडियो के लास्ट तक आप लोग कहोगे दोस्तों एकदम मज़ा आ गया। और ये चैप्टर का दोस्तों एक नंबर अगर आप लोग लगा ले रहे हो तो जो चैप्टर की पूरी पकड़ है ना, पूरी पकड़ आपकी मुट्ठी में आ जाती है। तो शुरू करते हैं आज की शानदार जानदार क्लास को। आप लोग एंजॉय लेने के लिए कॉपी और पेन निकाल के तैयार रहिएगा। कॉपी और पेन निकाल के जब बैठेंगे ना तो आप पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। क्या आपका ऑप्शन और मेरा ऑप्शन मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। जब ये दोस्तों मैच खा जाएगा ना तो आपको जो अंदर से खुशी मिलेगी, अरे कमाल की खुशी होती है, वो मज़ा आ जाता है उस खुशी को पा करके। चलो भाई शुरू करते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला आपसे कह रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम, तो दोस्तों लेंज का नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात क्वेश्चन करते भाई, क्वेश्चन नंबर पहला लेंज का नियम। यहाँ पे आपको कह रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग लेंज का नियम को सीखते हैं कि लेंज का नियम है क्या। दोस्तों लेंज का नियम को याद रखने के लिए, समझने के लिए ऐसे समझो, जिस तरीके से हर बेटा अपने बाप का विरोध करता है, लगभग मैक्सिमम बेटे होते हैं ना, अगर उनके बाप, उनके पिताजी, उनके फादर जी उनको कुछ समझाते हैं, अच्छी बात बताते हैं, उनको बात समझ में नहीं आती है। वही गलत बात उसका दोस्त समझाता है, उसको अच्छी समझ में आती है। पिताजी अच्छी बात समझाते हैं, उसको समझ में नहीं आती है। तो कहने का मतलब जिस तरीके से हर बेटा अपने बाप का विरोध करता है, ठीक ना, मतलब बाप कहेगा कुछ करने को वो उसका अपोज करेगा, बाप अच्छा करने को कहेगा वो उसका अपोज करके उल्टा काम करने का प्रयास करता है। तो जिस तरीके से हर बेटा अपने बाप का विरोध करता है, उसी तरीके से यहाँ पे समझो भाई। यहाँ पे दोस्तों मान चलो कि ये कोई कुंडली हमने बनाया, ये हमने क्या बना दिया, कोई कुंडली, और इस कुंडली को हमने किसी स्रोत से जोड़ दिया, यानी बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ देने पर, इस कुंडली को बैटरी से जोड़ देने पर इस कुंडली में धारा बहने लगेगी। अगर मान चलो कि धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो इस तरीके से प्रवाहित होगी, तो ये अगर देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो ये आपका हो जाएगा, एक होता है क्लॉक, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में एन आता है, तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये है आपका एन, सो एन पोल, और ये हो जाएगा साउथ पोल। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे कुंडली को हमने बैटरी से जोड़ा, तो कुंडली में बैटरी को जोड़ने से कुंडली में धारा बहने लगी। धारा की दिशा क्या है, इसको धारा देखोगे ये है क्लॉकवाइज, ये देखोगे अच्छा ये है आपका, अच्छा पूरा क्लॉकवाइज चल रहा है। जब क्लॉकवाइज चलेगा, पूरा क्लॉकवाइज ही है, क्लॉकवाइज चलेगा तो ये हो जाएगा एस, तो ये हो जाएगा एन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चलता तो ये हो जाता है एन, ये हो जाता है एस। तो ये एक डाइपोल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डाइपोल का काम कर रहा है। जब डाइपोल का काम करेगा तो इसका मतलब है कि इससे निकलेंगी चुंबकीय बल रेखाएं। क्या निकलेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। और जब दोस्तों किसी भी तल से, किसी भी सतह से, किसी भी पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं जो गुजर रही हैं उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन होगा। क्या हो, परिवर्तन हो। अगर दोस्तों परिवर्तन होगा तो परिवर्तन होने से, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से एक वर्ड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स। तो एक नंबर में आपका चुंबकीय फ्लक्स इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान के चलो दोस्तों ये कोई अपना पृष्ठ है और इस पृष्ठ से जितना चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाएं, वही चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो अगर इस कुंडली से जब चुंबकीय द्विध्रुव बनेगा, इसका मतलब है कि चुंबक एक प्रकार का चुंबक का काम करने लगा, इससे चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। और ये जो धारा दोस्तों प्रवाहित हो रही है, ये धारा मतलब मान चलो कि ये धारा 0 से 10 जा रही है, मान लिया मैंने 0 से 10 जा रही है। तो 0 से 10 जाने का मतलब पहले 0 था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब जाके 10 हुआ। इसका मतलब है कि धारा में परिवर्तन हो रहा है।
जब दोस्तों धारा में परिवर्तन होगा तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जब दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। यही घटना दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यानी किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। एक नंबर में दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो आप बताओगे कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से, ये हो गया कुंडली, इस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। बात याद हो गया? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक बार मेरे साथ और बोलो, क्या बोलोगे? कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स, एक बार और मेरे साथ बोलोगे, क्या बोलोगे? कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों लेंज का जो नियम है, लेंज का नियम देखो, अब यहाँ पे ये प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। अब ये दोस्तों प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुई है वह कहाँ से उत्पन्न हुई है? जब हमने इस वाली बैटरी में धारा के मान में परिवर्तन किया। अब जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है वो धारा इसी मुख्य धारा का विरोध करती है। मतलब जिससे उत्पन्न हो रही है, इसी से तो उत्पन्न हो रही है, इसी में जो ये धारा है, इस धारा के मान में हमने परिवर्तन किया, इस धारा के मान में हमने परिवर्तन किया, तभी तो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। और ये प्रेरित धारा इस मुख्य धारा का क्या करती है? विरोध करती है। तो लेंज का नियम क्या कहता है? कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव हमेशा उसका विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसीलिए मैंने कहा कि हर बाप अपने बेटे का विरोध करता है, हर बाप अपने बेटे का विरोध करता है। इसका मतलब है कि बाप चाहता है कि मेरा बेटा आगे जाए, लेकिन बेटा क्या करता है? उसी का विरोध करता है। तो यहाँ पे ये प्रेरित धारा क्या हो गया? उसका बेटा हो गया। प्रेरित धारा क्या हो गया? उसका बेटा हो गया। और ये मुख्य धारा क्या हो गया? उसका बाप हो गया। ये बाप चाहता है कि ये आगे जाए, लेकिन ये आगे जो जा रहा है ना, बेटा अपने बाप का ही क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ठीक ना? ये रहा लेंज का नियम। तो दोस्तों ये लेंज का नियम अपने यहाँ पे बात समझ में आया। मैंने पहले बताया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर मैंने बताया आपको चुंबकीय फ्लक्स, फिर मैंने आपको बताया लेंज का नियम। अब इस लेंज का नियम आपको जो क्वेश्चन दिया था, कह रहा कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? अब दोस्तों यहाँ पे जो ये मुख्य धारा है, मुख्य धारा में परिवर्तन करने के लिए, मुख्य धारा में परिवर्तन करने के लिए अपने को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। ठीक ना? कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। क्यों काम करना पड़ता है? क्योंकि ये प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध करता है। अगर ये दोस्तों प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध नहीं करता तो ये जो मुख्य धारा में परिवर्तन हो रहा है ये अपने आप परिवर्तन होता, अपने आप परिवर्तन होता। लेकिन अपने आप परिवर्तन नहीं होता है, ये क्या करता है? बल्कि विरोध करता है। हमें इसको परिवर्तन करने के लिए बाहर से कुछ काम करना पड़ता है। वही जब मैं बाहर से हम लोग कुछ काम करते हैं, उसी काम से क्या होता है कि मुख्य धारा में परिवर्तन होता है। मुख्य धारा में परिवर्तन हुआ तभी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। तो कहने का मतलब हमने कोई काम किया, यानी कोई ऊर्जा दिया, उसी ऊर्जा से हमें नई ऊर्जा मिल रही है, उसी ऊर्जा से हमें नई ऊर्जा मिल रही है। हमारा जो जनरेटर है दोस्तों, जनरेटर इसी सिद्धांत पे काम करता है। जो दोस्तों हमारा जनरेटर है, डायनामो है, डायनामो में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। यानी जो हम काम करते हैं, हमने काम किया यांत्रिक ऊर्जा, यानी जो कॉइल होती है, आर्मेचर कुंडली होती है, और उस आर्मेचर कुंडली को हम लोग घुमाते हैं, और घुमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ बाहर से काम करते हैं। वही काम क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों वही काम यहाँ पे भी यही काम कर रहा है कि हमने मुख्य धारा में परिवर्तन करने के लिए अपने को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, और उसी काम से हमें क्या मिल रहा है? प्रेरित धारा, यानी हमें विद्युत ऊर्जा मिल रही है। तो ये किस संरक्षण पर आधारित हो गया? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित हो गया। कौन? लेंज का नियम। ठीक ना? तो ध्यान में कैसे रखोगे
कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है कि भाई हमें इस मतलब मुख्य धारा में परिवर्तन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है और वही काम से हमें क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है। इसका मतलब है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक ना, चलो भाई ये बात हो गया कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक ना, तो यहाँ से बातें क्या क्या समझ में आ गई आपको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स और लेंज का नियम। तो लेंज का नियम एक लाइन में केवल याद रखना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा क्या करता है कि सदैव उस परिवर्तन का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है, जिससे उत्पन्न होता है उसी का वो विरोध करता है। ठीक, चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों कह रहा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार के लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर नहीं करता। दोस्तों मान चलो कि ये तार का कोई लूप है और ये लूप है, इस लूप से जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उस चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है। चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं हम लोग फाई बी से। फाई बी का फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। फाई बी का दोस्तों फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। अब इस बी ए कॉस थीटा में अब इसको देख करके आपको बता सकते हो कि ये फाई बी किस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड किया, बी पर। बी पर बोले तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, ए बोले तो इस लूप के क्षेत्रफल पर, थीटा इस लूप के अभिविन्यास पर। ठीक ना, इस लूप के अभिविन्यास पर। अभिविन्यास का मतलब दोस्तों समझो, जैसे मान चलो कि हमने ये कोई कॉइल लिया हुआ है और चुंबकीय बल रेखाएं मान चलो कि ऐसे ऊपर हैं, इस चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऊपर हैं, तो हमने पृष्ठ को ऐसे रख दिया हुआ है। ठीक ना, ऐसे ऊपर है, मान चलो ऐसे ऊपर है, ये वाला ऐसे ऊपर है, ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे ऊपर है, हमने पृष्ठ को ऐसे रखा हुआ है। तो पृष्ठ को ऐसे रखा है तो इस दशा में इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं अधिकतम होगी। अगर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऊपर हैं, इस पृष्ठ को हमने ऐसे रखा हुआ है, इस दशा में इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं अधिकतम होंगी। अब हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे चेंज कर दिया। अब क्या हो गया, एकदम नहीं गुजर रही हैं। अब हमने ऐसे से कर रहे हैं, अब धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है, ये एकदम ज़्यादा हो गया। ठीक ना, फिर हमने ऐसा किया, धीरे धीरे कम हो रहा है, एकदम कम हो गया, फिर ऐसे ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा ऐसे एकदम मैक्सिमम हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब इसका क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होंगे उस समय फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और जब इसका क्षेत्रफल तुम्हारे मुंह की तरफ हो गया और चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर तरफ हो गया, यानी 90 डिग्री का कोण बन गया, उस दशा में चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम होता है, यानी 0 होता है। ठीक ना, तो ये बात यहाँ पे समझ में आई कि मतलब कि हाँ 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था, ऑप्शन दिया दोस्तों लूप की आकृति पर। यहाँ पे कहीं आकृति आ रहा है, नहीं आ रहा है। लूप के क्षेत्रफल पर, चलो भाई लूप के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तीसरा ऑप्शन था क्षेत्र की तीव्रता पर, क्षेत्र की तीव्रता पर, हाँ भाई ये बी है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करता है। क्षेत्रफल के सापेक्ष, क्षेत्र के सापेक्ष लूप के अभिविन्यास पर, हाँ क्षेत्र के सापेक्ष हम कुंडली को कितना घुमा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो क्षेत्र की तीव्रता पर, लूप के क्षेत्रफल पर और क्षेत्र के सापेक्ष लूप को हम कितना घुमा रहे हैं, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जबकि लूप के आकार पर डिपेंड नहीं करता कि लूप का आकार कैसा है। लूप के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, लूप का आकार कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता। कौन, ये चुंबकीय फ्लक्स फाई बी। ठीक ना, 2 क्वेश्चन हो गए बढ़िया कि लेंज का नियम ऊर्जा संचरण के सिद्धांत पर आधारित है, चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लो। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो भाई देखो जरा, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में, तो आपको दोस्तों डेल्टा टी दिया हुआ, टाइम डेल्टा टी इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। इसका मतलब कि पहले जो चुंबकीय फ्लक्स था कितना था, 1 वेबर था, और बाद में चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाता है, 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान पूछ रहा है। दोस्तों फैराडे का एक नियम है, फैराडे का नियम है E = -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो यहाँ पे n की कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो n को हटा दो। E = डेल्टा फाई का मतलब होता है कि φ2 - φ1 अपान डेल्टा टी। E = डेल्टा φ2 वैल्यू क्या है 0.1 माइनस φ1 की वैल्यू क्या है 1, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 1। तो E = 0.1 में से 1 में से 0.1 घटाओगे भाई ये 1 है 0.9,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.9/1, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.9, ई की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.9। ई का मात्रक होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रेरित विद्युत वाहक बल एक प्रकार का बोल्ट है, ठीक है, तो बोल्ट हो गया। तो ये समझ में आया, ये फैराडे का नियम हुआ, इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। किसी भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ठीक है ना। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का ऋणात्मक मान प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यह फैराडे का पहला नियम। और लेंज का नियम फैराडे का दूसरा नियम कहलाता है, ठीक है ना। तो फैराडे का दोनों नियम भी याद हो गया बढ़िया तरीके से। पहला नियम क्या हुआ कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। दूसरा, जितना तेजी से फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। देख लो, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी क्या दिखा रहा है कि फ्लक्स में परिवर्तन जितना तेजी से होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ज़्यादा होगा। इसी आपने देखा भाई, जितनी तेजी से कुंडली घूमेगी प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ भाई। अब दोस्तों इसी वाले क्वेश्चन पे आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन लगातार लल्लन टॉप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली में 500 फेरे हैं। 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकंड में कम करके शून्य कर दिया गया। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल एक कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर, ठीक। क्षेत्रफल की कुंडली में 500 फेरे हैं, फेरों की संख्या 500 है। 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र बी अपने को दिया हुआ है। 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। अभी मैंने बताया, मान चलो कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और ये कुंडली का तल है, तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या है लंबवत है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वह कुंडली के तल के लंबवत है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है और कुंडली का तल आपका क्या हो जाएगा इधर। तब कुंडली का तल ये, कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र ये, तो कुंडली का तल ऐसे जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। जब ऐसे रहेगा तब उस दशा में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा अधिकतम होगा, ठीक है। आगे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकंड में कम करके शून्य कर दिया जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं है, जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा तो वहाँ पे कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं रहेगा, ठीक ना। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो बाद में देखो यहाँ से पहले आप निकाल लेंगे φ1 और φ2 की वैल्यू आप लिख सकते हो। φ2 की वैल्यू क्या है 0। भाई जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं वहाँ कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं, वाह क्या बात है। जहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं वहाँ कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं। φ1 निकालो भाई, φ1 निकालोगे क्या हो जाएगा NBA, ठीक ना। फाई का फार्मूला होता है भाई NBA, सही है। फाई इक्वल टू क्या होता है NBA cos थीटा, NBA cos थीटा, ठीक है। BA cos थीटा होता है, आपके पास n दे दिया है NBA cos थीटा, ठीक है। φ1 इक्वल टू n की जगह पे 500, B की जगह पे 0.1, A की जगह पे 10 की घाते -2। तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो कुंडली का तल ऐसे हुआ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो तल लंबवत है ना, लेकिन उसका क्षेत्रफल किधर होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। तो φ1 इक्वल टू 500 में इसका गुणा कर दोगे 10 घाते -2, 10 घाते -2 से ये 0 खत्म हो जाएगा 0.5, cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगा 0.5। तो φ1 आ गया। अच्छा φ1, अब हमें क्या निकालना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू फार्मूला होता है -n तो दिया ही नहीं है, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, हमने n का यूज कर लिया है ना, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, तो इक्वल टू माइनस डेल्टा φ2, डेल्टा फाई मतलब होता है φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी, तो इक्वल टू माइनस φ2 क्या है 0 माइनस 0.5 अपान डेल्टा टी, वैल्यू क्या दिया भाई डेल्टा टी कह रहा है कि 0.1 सेकंड में 0.1। तो दोस्तों ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 को मतलब कुछ नहीं, माइनस प्लस 5 और दशमलव कैंसिल 5 वोल्ट। 5 वोल्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दोस्तों आपका क्या होना चाहिए सही होना चाहिए, 5 वोल्ट आपका सही है। तो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 4। तो कुछ नहीं दोस्तों, यही फार्मूला, ये मेन फार्मूला है, इसी फार्मूले पे आपके क्वेश्चन नाचने वाले हैं और आप अभी नचाने वाले हो।
बस ये समझ में आया ना। हमने पहले φ1 निकाल लिया, φ2 0 हो गया। φ2 0 क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स 0 है। क्यों 0? क्योंकि वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं है। चलो ये दोस्तों 4 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। इरेज कर दें? चलो भाई इरेज करते हैं हम लोग। ऐसे दोस्तों आपको क्वेश्चन लगाना, जब ऐसे क्वेश्चन लगाओगे ना तब आपकी जो चैप्टर पे पकड़ है ना वो पकड़ मजबूत होने वाली है। पकड़ तभी मजबूत होगी जब आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी लगाना है। बहुविकल्पी लगाओगे उससे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो भाई, मुस्कुरा रहा है ना। एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा चक्रों की संख्या 1000 है। इसे 4 गुणे घाते -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.1 सेकंड में 90 अंश के कोण से घुमाया जाता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है। चलो भाई इसको लगाते हैं हम लोग और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे क्या है ना। चलो भाई डरना नहीं, एकदम डरना नहीं है। एक कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल ए दिया हुआ है। कितना दिया है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट कर दें भाई, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता, मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को डायरेक्ट बना दिया मीटर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 5 गुणे 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर। ठीक। तथा चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बोले तो कैपिटल एन कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है। इसे 4 गुणे घाते -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र बी दिया हुआ है। बी कितना दिया? 4 गुणे 10 की घाते -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ये कुंडली ऐसे लंबवत रख दी गई है, ऐसे लंबवत ऐसे रखी गई है। अब इस दशा में इसका क्षेत्रफल इधर ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ, दोनों एक ही दिशा में हो गए। तो जब एक ही दिशा में रहेंगे तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री में था, अब क्या कर दिया गया है? कुंडली को 0.1 सेकेंड में डेल्टा टी इक्वल टू 0.1 सेकेंड, कुंडली को 0.1 सेकेंड में 90 अंश के कोण से घुमा दिया था। पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे कर दिया गया। अब जब दोस्तों ऐसे कर दिया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऊपर की तरफ, कुंडली का क्षेत्रफल इधर हो गया, दोनों में थीटा हो गया 90 डिग्री। इस दशा में इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स φ2 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं, 0। ठीक। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल पहले हम लोग φ1 निकाल लें। तो φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n BA cos थीटा। तो φ1 इक्वल टू n की जगह पे कितना रखोगे? 1000। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसी का 2 कॉपी है ना, 1000। बी की जगह पे 5, 4 गुणे 10 घाते -5, सही भाई? 4 गुणे 10 घाते -5 है ना, हाँ सही है, 4 गुणे 10 घाते -5, 4 गुणे 10 की घाते -5। ए कितना है आपका? 5 गुणे 10 की घाते -2 इंटू कॉस थीटा। कॉस कितना? कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे देखो भाई 3 0 यहाँ का है और 3 0 में से, अच्छा 4 पंचे 20, 4 0 हो जाएगा। 4 0 में से और 5 2 7, देखो 3 0 यहाँ का, 4 पंचे 20, 1 0 यहाँ का, 4 0 हो गया। मैं क्यों 2 लिख दूँ? ये देखो 2 लिखा, 4 0 से 7 0 में से 4 0 कैंसिल हो गया, 3 0 बचा। 2 गुणे 10 की घाते -3, cos 0 की वैल्यू 1। तो φ1 कितना आ गया? 2 गुणे 10 की घाते -3। ठीक। और φ2 अपना 0 है, तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1। तो φ2 आपका 0, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस में 2 गुणे 10 की घाते -3। ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है, वाह भाई क्या बात है इसको, चलो इसको सॉल्व कर ले पहले। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का फार्मूला होता है माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई की वैल्यू क्या है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर दें, 2 गुणे 10 की घाते -3 और डेल्टा टी वैल्यू क्या है? 0.1। दशमलव नीचे हटाना, एक 0 पर बढ़ा दें, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 20 गुणे 10 की घाते -3। आंसर क्या दिया भाई अपना? 20 गुणे 10 घाते -3। तो 20 गुणे 10 घाते -3 करोगे, 10 घाते -2 इसी कर, तो 2 गुणे 10 घाते -2, तो ई इक्वल टू 0.02, सही ना? 0.02 सही है, बोल्ट 0.02 जो बोल्ट दिया है वही आपका क्या है? सही है। ई इक्वल टू 0.02 जो आपको दिया है वही ऑप्शन क्या आपका सही है। ठीक। तो ये रहा भाई 5वां का ए। सामने अगर आपके क्वेश्चन अभी तक लगा हुआ है, आप देखोगे 5वां का ए वाला क्या आपका सही है। ठीक है ना? तो इतनी देर हो गई दोस्तों, अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चन लगाए? सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन। देख रहे हो यार, ये इसकी भूख प्यास ख़त्म हो गई है। ठीक है ना? ये भी बीमार हो गया लगता है यार। चलो देख रहे हो यार,
कोई बात नहीं यार, अब ये तो क्लास तो पूरा करना ही है किसी तरीके से आज, ठीक ना, उसके बाद देखा जाता है क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हम लोग के? क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि किसी समय स्मॉल टी पर कुंडली से बद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू 5t³ माइनस 100t प्लस 300 वेबर है। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। चलो भाई दोस्तों, आपको फाई का वैल्यू दिया हुआ है, फाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5t³ माइनस 100t प्लस 300 वेबर है। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। कहाँ गया यहाँ पे। अब जब दोस्तों डेल्टा को हटाते डी बना देते हैं, तो डी फाई अपॉन डी टी, ठीक ना, इक्वल टू माइनस आगे है ही है, चलो माइनस लगा देता हूँ मैं, माइनस डी अपॉन डी टी और फाई जगह पे 5t³ माइनस 100t प्लस 300 इक्वल टू 5 कांस्टेंट बाहर, t³ का 3t² माइनस 100t का 1 प्लस 300 कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन इन अवकलन 0 होता है, ठीक ना। ये दोस्तों फार्मूला होता है अवकलन का, d अपॉन डी एक्स एस की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। जो पावर होता है, पावर देखो 3 था पहले आ गया, पावर में 1 की कमी हो जाती है। 100 में 100 कांस्टेंट पर बाहर हो गया, टी के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, इक्वल टू 5 या 15t² माइनस 100, ठीक है, ये बाहर माइनस में रहेगा भाई, माइनस इक्वल टू माइनस 15t कितना कह रहा है 2 सेकेंड पर, 2 दूना 4 माइनस 100, तो इक्वल टू माइनस 15 चौके 60 माइनस 100 यानी माइनस 40 और माइनस प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 वोल्ट, इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 वोल्ट, ठीक ना। ऑप्शन देख लो भाई, 40 भी दिया, माइनस 40 भी दिया, 140 दिया है, 300 दिया है, यानी 40 माइनस 40 दोनों दिया हुआ है, तो आपका कौन सा हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा। ये माइनस रहेगा ना भाई आगे, ये माइनस आगे चलता रहेगा। ये माइनस क्या दिखाता रहा है, ये दिखा रहा है कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, और ये कौन कहा, लेंज साहब ने बताया, ठीक ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 जी था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 भी दोस्तों एकदम इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों जुड़वा भाई हैं, ठीक ना। क्वेश्चन, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें आप ही बताएं, हम क्या करें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके सामने है, और देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देख लो एकदम इसी टाइप का ना, एकदम इसी टाइप का है। 10 ओम प्रतिरोध के बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन फाई इक्वल टू 6t² माइनस 5t प्लस 1 वेबर के अनुसार होता है। टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड पर प्रेरित धारा का मान थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो आपको फाई का समीकरण दिया हुआ है, फाई का क्या समीकरण दिया है, फाई का समीकरण दिया 6t² माइनस 5t प्लस 1 वेबर, ठीक। हम लोग यहाँ से क्या निकालें, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, तो यानी डी फाई अपान डी टी निकाल लें, तो क्या हो जाएगा डी अपान डी टी, और फाई की जगह पे 6t² माइनस 5t प्लस 1, तो डी फाई अपान डी टी इक्वल टू 6 कांस्टेंट पद बाहर, t² का 2t माइनस 5 कांस्टेंट पद बाहर, t का 1 प्लस 1 का 0, तो क्या आ जाएगा 6 2 12t माइनस 5। टी इक्वल टू कितने सेकंड पे कह रहा है भाई, टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड पर, तो टी की जगह पे क्या रख दोगे 0.25 माइनस 5, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 2 अंक पे 0.3 माइनस 5, तो ये कितना आया भाई, ये आ गया दोस्तों आपका -2, ठीक। अपने को पता है प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपान डी टी, तो E इक्वल टू माइनस डी फाई अपान डी टी वैल्यू -2, तो माइनस प्लस 2 वोल्ट आ गया, E आ गया। अपने को R भी दिया है दोस्तों, R कितना दिया है, R अपने को दिया हुआ है 10 ओम,
आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेरित धारा। अरे भाई कभी आपने धारा I = V/R याद किया है ना ओम के नियम से, I = V/R याद किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E/R हो जाएगा, E/R। तो E की वैल्यू क्या है आपका 2, R की वैल्यू क्या है 10, तो आपका क्या हो जाएगा 0.2 एम्पियर। प्रेरित धारा का मान क्या आ गया, 0.2 एम्पियर आ गया। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 7। आसान था ना, कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं यार, बस एक बार अवकलन कर दो, अपने रूल और अपने तौर तरीके, अपने क्या बोलते हैं यार, जिससे हम लोग बोलते हैं ना, अपने हमें कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से अपने तौर तरीके, अपने मेथड, अपने तरीके को मत भूलो, अपने आप आंसर आएगा, दौड़ के आएगा, ठीक है। बस अपने कल्चर का ध्यान रखो, यहाँ पे कल्चर नहीं भूलना अपना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संचरण पर आधारित है। वाह, ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा है एक बार दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको जो बताया ये 7 बताया ना, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो अपने यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। जो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा, तो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा अपने को ज्ञान होता है दोस्तों, वो होता है लेंज के नियम से। लेंज का नियम क्या बताता है, लेंज का नियम अपने को यही बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी। लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए ही है। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा उधर होगी जिधर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर सके, ताकि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध कर सके उस दिशा में होगी। तो लेंज का नियम क्या होता था अपने को, प्रेरित धारा की दिशा। तो यहाँ पे क्या पूछा था कि लेंज का नियम, लेंज प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है लेंज के नियम से। लेंज के नियम से, तो लेंज के नियम से क्या ज्ञान होता है, प्रेरित धारा की दिशा। लेंज के नियम से क्या ज्ञान होता है, प्रेरित धारा की दिशा। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, अभी आपने देखा ऊर्जा संरक्षक के सिद्धांत पर आधारित है। और वही क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा है, यानी जो आपका था क्वेश्चन नंबर पहला वही फिर आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 9वां। देख लो जरा, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, मैंने पहली क्वेश्चन बहुत डिटेल तक 4-5 मिनट क्या 7-8 मिनट तक लेक्चर दिया, ठीक है। अब लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समझ जाओगे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दोस्तों आपसे एक कार में 1 मीटर लंबा एरियल लगा है। कोई कार है उसमें 1 मीटर लंबा एरियल लगा है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रही है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.18 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर हो तो एरियल के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। दोस्तों क्वेश्चन पे ज़्यादा मत आओ, बस देखो क्या क्या दिया हुआ है। 1 मीटर लंबा एल दिया हुआ है, L = 1 मीटर लंबा एरिया लगा या पूर्व से पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। वी दिया हुआ है, वेलोसिटी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बता दो। तो बड़े को छोटा बनाते हैं, बड़े को छोटा बनाते हैं, बड़े को छोटा बनाते हैं, तो छोटे से मल्टीप्लाई ना, बड़े को छोटा बनाते छोटे से मल्टीप्लाई, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 500/18। चलो नहीं कट रहा, जाने दो, 500/18 मीटर पर सेकेंड। बड़े को छोटा बनाते छोटे से मल्टीप्लाई, छोटे को बड़ा बनाते बड़े से मल्टीप्लाई। आगे कह रहे हैं यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी दिया हुआ है। बी कितना दिया दोस्तों आपको, 0.18 गुणे 10⁻⁴, 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दिया वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है तो एरियल के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल है। जो एरियल है उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ई आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है E = VBL साइन थीटा होता है पूरा, ठीक ना, EVL साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा अपने को लगाना नहीं, थीटा 90 डिग्री हो जाता है। तो E = VBL, तो E = V की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 500/18, 500/18। बी की जगह पे 0.18 गुणे 10⁻⁴ और एल की जगह पे 1 मीटर। वाह क्या गजब, 18 से कट गया 10⁻², इसको दे दो -6 हो जाएगा। और -6 में -2 बचा ना, 10⁻² यहाँ पर हो जाएगा, -2 इसको दे दो -6 हो जाएगा। छोड़ो, -2 से 2 0 हटा दो, 5 × 10⁻⁴ = क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो एरियल लगा हुआ है उस एरियल के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा
वह कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की घाते -4। ऑप्शन देख लो भाई। ऑप्शन दोस्तों आपके इस तरीके से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। तो मिली वोल्ट बनाओ। मिली वोल्ट कैसे बनाओगे, इक्वल टू 5 गुणे 10 की घाते -3 गुणे 10 की घाते -1। तो ये साथ में मिला दोगे तो इक्वल टू 5 गुणे 10 की घाते -1 -3 बन जाएगा मिली वोल्ट। तो -3 को लिखो 0.5 मिली वोल्ट, ये ऑप्शन आपका सही होगा। 0.5 मिली वोल्ट है ये किसमें भाई, ऑप्शन नंबर बी, 10वां का बी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उस 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलो मज़ा आया ना। बस कुछ नहीं करना था, अपने को सिंपल वही फार्मूला लगा देना था, E=VBL, जहाँ पे E क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल, V क्या है वेलोसिटी है, B क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, L क्या है लेंथ है। ठीक है, आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर देखो, खटाखट क्वेश्चन हुआ ना, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए, 11 पर आते 11 ना, देखते 11 की क्या औकात है ना। अब तो तुम लोग को धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई क्वेश्चन में भले थोड़ा बहुत दम है लेकिन लगाने में मज़ा आ रहा है। जब दोस्तों लगाने में मज़ा आ जाए ना फिर तो क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि एक वृत्तीय चालक में जब 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकेंड में बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। चलो भाई समझो जरा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर, पहले I1 कितना था 2 एम्पियर, I2 कितना हो गया 18 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर से 18 एम्पियर हुआ तो परिवर्तन कितना हुआ डेल्टा I इक्वल टू I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 करोगे 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा 16 एम्पियर, तो डेल्टा I कितना हो गया 16 एम्पियर। आगे कह रहा है 0.05 सेकेंड में बढ़ती है, डेल्टा टी दिया हुआ है 0.05 सेकेंड में बढ़ती है। आगे कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल दोस्तों अपने को दिया इक्वल टू दिया है 20 वोल्ट दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है अपने को, कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल अपने से पूछ रहा है। अब दोस्तों एल का यहाँ पे 2 फार्मूला होता है। एल का देखो फार्मूला होता है, पहला फार्मूला एल इक्वल टू एन फाई अपान आई, ये पहला फार्मूला। एक और फार्मूला होता है एल का एल इक्वल टू या इक्वल टू द माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। यहाँ से आप एल बना सकते हो, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। चाहे आप ये वाला याद करो चाहे आप ये वाला याद करो, दोनों बात एक ही है। यहाँ थोड़ा आसानी होता है क्वेश्चन लगाना और याद करना। तो ये एल के 2 फार्मूले हो गए, एल इक्वल टू एन फाई अपान आई और इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। चलो भाई मैं यही लगाता हूँ एल, चलो यही लगा दूँ। तो एल इक्वल टू माइनस ई की जगह पे कितना है 20 बटे डेल्टा आई कितना है 16, डेल्टा टी कितना है 0.05। आप पता कि आप ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 20 इंटू 0.05 अपान 16, ठीक ना। गुणा कर दो भाई, 1 0 है यहाँ पे और 2 5 10, 2 0 आ गया, 2 0 से 2 दशमलव हट जाएगा, सीधा सीधा बचेगा 1 बटा 16। अब 1 बटा 16 यानी 16 से 1 में भाग दे देना, 16 से 1 में जब भाग दे देंगे हम लोग तो 6.25 आएगा क्या, 6.25 मिली हेनरी दिया भाई। तो मैं भाग दूं क्या, 16 भागे 1, देखो दशमलव लगाओ 0, फिर 0 बढ़ाओ फिर 0, 16 6 का 96, ठीक है 96 4, 16 दूनी 32, 6 5 लो मान लो आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा भाग देने पर अपने को कितना आया 0.625 अपने को जो ऑप्शन मिला 625 1 2 2 मिली हेनरी 6.25 62.5 आना चाहिए भाई। 11 का ए 11 का बी दे रहा है इसमें ऑप्शन, 0.05 सही है भाई। तो 2 अंक है तो 1 0 यहाँ का और 2 5 10। भाई मैंने कुछ गलत कर दिया क्या यहाँ पे, गुणा मैंने गलत किया क्या। 0.05 में अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ 2 5 10, क्या है मुझे गुणा नहीं आ रहा है 50 दूनी 100 हो गया, 50 दूनी 100, 2 अंक पे 0.1 आया, ठीक ना, सही तो है।
50 दूनी 100। अच्छा ये देखो, ये मैंने केवल 2 का गुणा किया, यहाँ पे क्या है 20 है, तो A0 और A0 ऐसे देखो 50 है, यहाँ पे देखो ये 50 मत मानो ना, 5 मानो, 20 पंचे 100, 100 मैंने किया, और यहाँ पे 2 अंक पे 0, एक सही तो है भाई, सही है ना, और ये 50 तो है नहीं, 5 है समझो, ये 2 अंक पे दशमलव है, तो 20 पंचे 100, सही है, ठीक है, एक अंक पे दशमलव। देख लेना यार थोड़ा आगे पीछे ना, आगे पीछे को देख लेना, दशमलव आगे पीछे हो गया है, ठीक ना, बाकी मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ दशमलव आगे पीछे कहाँ है। चलो यार छोड़ो, इतना बुरा भाग मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ आपको ये चीज़ बताना, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको बताना, क्वेश्चन में फार्मूला कैसे लगेगा, कैसे दिमाग में आएगा दोस्तों कि अपने को कौन सा फार्मूला लगाना है, वो है काम करना। उसके बाद फार्मूला लगा करके ये गुणा भाग आसान है यार, कभी कभी दिमाग में ना, गर्मी देख रहे हो, गर्मी पड़ रही है ना, इतना गर्मी लग रहा है कि वो दिमाग काम नहीं कर पाता ना कि हाँ कहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है, वो तुम समझ पा रहे होगे और कर लेना इसको, ठीक है। चलो इसको इरेज कर दो यार, नीति सामने मुझे गलती दिखती रहेगी, मेरा मन करेगा कि मैं इसको फिर से सही करूँ, ठीक ना, तो मैं सही फिर नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बढ़ रहा है। आप लोग कहोगे रे सर माइनस प्लस सिखा रहे हैं का ना, माइनस प्लस थोड़ी आपको सिखा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है। चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में आया भी हुआ है, और ये वाला जो क्वेश्चन लगाया 2019 के एग्जाम में आया हुआ था। तो एक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व बोले तो एल कितना दिया है 2 मिली हेनरी, तो 2 × 10⁻³ हेनरी हो गया। इसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर, तो वैद्युत प्रवाह की दर डेल्टा आई अपान डेल्टा टी कह सकते हो, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी जो दिया हुआ है 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, ठीक ना, एम्पियर पर सेकेंड दिया हुआ है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ई आपसे पूछ रहा है। अब बताओ फार्मूला क्या लग जाएगा, ई इक्वल टू, माइनस चिन्ह हटा सकते हो भाई, क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह ये दिखाता है केवल दिशा दिखा रहा है, तो यहाँ माइनस साइन हटा दो, ई इक्वल टू एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तो ई इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻³ गुणे डेल्टा आई अपान डेल्टा टी वैल्यू 10⁻³ 3 - 3 कैंसिल, ई इक्वल टू 2 वोल्ट। देखना कितना आसान था, ये कैलकुलेशन भी नहीं है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा एक लाइन में आंसर आ गया। 2 वोल्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12 का आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपसे कह रहा है कि प्रेरकत्व का मात्रक होता है, यहीं से देख लो प्रेरकत्व एल, यहाँ से देखो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा एल इक्वल टू ई डेल्टा ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तो ई का मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, सेकेंड चला जाएगा ऊपर तो जाएगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है ओम, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है ओम, और सेकेंड ओम सेकेंड हो गया, ठीक ना। तो प्रेरकत्व का मात्रक ओम सेकेंड भी होता है भैया, प्रेरकत्व का मात्रक ओम सेकेंड। 13 का ए समझ में आया, ये कुछ नहीं किया मैंने, ये फार्मूला है ना, हमने ये फार्मूला सीखा है, ई इक्वल टू एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, या ई इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। हमने क्या किया, एल निकालना, प्रेरकत्व एल है, एल का मात्रक तो ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ई का मात्रक क्या हो गया वोल्ट, आई का मात्रक एम्पियर पर, टी का मात्रक सेकेंड, सेकेंड चला जाएगा ऊपर, वोल्ट पर सेकेंड अपान एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर होता है ओम, ओम सेकेंड आ गया, ठीक है। तो प्रेरकत्व का मात्रक ओम सेकेंड भी होता है, प्रेरकत्व का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड भी होता है, और यहाँ से प्रेरकत्व का मात्रक और निकाल सकते हो एल इक्वल टू एन फाई अपान आई। बस फार्मूले पता रहेंगे, मात्रक आप निकाल सकते हो, फार्मूले पता होना चाहिए। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है 600 फेरों वाली एक चालक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 108 मिली हेनरी है, इसी प्रकार की दूसरी 500 फेरों वाली कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा। तो स्वप्रेरकत्व होगा, चलो भाई क्या दिया है 600 फेरों वाली N1 दोस्तों अपने को दिया हुआ है 600 फेरों वाली एक चालक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 108 है, स्वप्रेरकत्व बोले 11 लिख दूँ मैं, 108 मिली हेनरी। उसके बाद इसी प्रकार की दूसरी 500 फेरों वाली N2 कितना हो गया 500 फेरों वाली कुंडली का स्वप्रेरकत्व यानी L2 कितना होगा। दोस्तों हमने कहीं फार्मूला पढ़ा है कि किसी कुंडली का या किसी सोलेनॉइड यानी सोलेनॉइड क्या बोलेंगे यार हिंदी में, सोलेनॉइड
देखो सोलेनॉइड का हिंदी नहीं आ रहा, कमाल है यार। धारावाही परिनालिका, हाँ परिनालिका, ठीक ना। तो परिनालिका को कभी कभी हम लोग कुंडली भी बोल देते हैं, या कुंडली या परिनालिका या सोलेनॉइड या कॉइल का जो एल होता है, स्व प्रेरकत्व होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, तो एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर अपान एल इंटू ए। तो यहाँ पे ना तो लेंथ की बात कर रहा है ना तो एरिया की बात कर रहा है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है ही है, तो सिर्फ आप समझ सकते हो कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक ना। तो आप L1 अपान L2 इक्वल टू N1 अपान N2 का होल स्क्वायर। L1 कितना दिया भाई 108, L2 अपने से पूछना चाह रहा है, N1 कितना दिया हुआ है 600, N2 कितना दिया हुआ है 500, इतने का होल स्क्वायर। 2 जीरो बेचारे बर्बाद हो गए। तो 108 बटे L2 इक्वल टू 6 छवा के 36, 5 पचे 25, 5 पचे 25, ये कटेगा क्या भाई 4 से, 4 से या 6 से, 6 के 6, 6 4 10, 6 48, 6 से कटे ना, 6 के 6, 4 10 4, 6 48 और 6 छमा के 36, 6 के 6, 6 के 18 3 और 25 या 75। L2 इक्वल टू 75 मिली हेनरी। L2 इक्वल टू कितना आ गया 75, यानी 75 मिली हेनरी। ये आंसर हो गया भाई 75 मिली हेनरी। 14 का ए, ठीक, 14 का बी है, 14 का बी, क्या बात है भाई, कहीं गलती हो गया क्या। 6 से मैंने काटा, 6 के 6, 4 10 4, 6 8 48 सही है, 18 6 के 108 और 6 समा के 36 सही है, 6 आया और 6 के 6, 6 3 18 3 आया, 25 या 75, 75 मिली हेनरी। सही था यार। 600 500 कहीं गलती किया क्या मैंने, 600 फेरो वाली N1 की जगह पे 600, N1 जगह पे 600, ठीक है। फेरो वाली कुंडली का 100 प्रेरकत्व 108, L1 108 सही है। दूसरी किसी पर दूसरी कुंडली 500 फेरे, 500 N2 500, L2 पूछ रहा है यार। फार्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर अपान एल इंटू ए, सही है यार। N1 जगह पे 600 रखा हूँ ना, 600 सही है, N2 जगह 500, 6 के 36, 5 पचे 25, सही है यार, ठीक ना, ठीक है। हाँ सही, कभी कभी हो जाता है, जल्दी तो नहीं होता खैर बुक में क्वेश्चन गलती, लेकिन यहाँ पे है, देख रहा हूँ सामने कुछ तो दिख नहीं रहा यार, ठीक ना। 75, 25 या 75, देख लेना एक बार, मैं कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं किया हूँ, मुझे तो गलती कहीं नहीं दिख रहा यार, क्वेश्चन में गलती तो कहीं नहीं है ना, ना 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 ओ ना 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 रे ना। 36 25, 18 छक्के 108, 18 मिनट आगे 18 से काटूँ, 18 छक्के 108, 18 दूनी 36, 2 1 के 2, 2 3 6, सही है यार। 25 या 75 सही है, सही है, ठीक, काटा मैं सही हूँ। कभी कभी लग जाता है ना यार, आंसर जब नहीं मैच खाता ना, लगता है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन बुक से भी हो जाता है, जैसे मुझसे गलती हो जाता है वैसे बुक से भी। हालांकि बुक वाले बहुत सावधानी बरतते हैं कि हाँ ये सब गलतियाँ ना मिले, हो जाता है फिर भी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 215 कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा है 10 ओम प्रतिरोध R दिया हुआ है, R इक्वल टू 10 ओम, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व L दिया हुआ है, 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट है, V अपने को दिया हुआ है, V समझो चाहे E समझो, यहाँ पे आप इसको E भी बोल सकते हो। 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 Li0 स्क्वायर, I0 इक्वल टू I इक्वल टू होता है E/R, E कितना दिया है, E अपने को दिया हुआ है 50 और R कितना दिया हुआ है 10, तो 10 पचे 50 यानी 5 हो गया, I0 मिल गया। U इक्वल टू 1/2 L की जगह पे 10, I जगह पे 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 के 2, 2 पचे 10, 25 पच्चे 125 जूल, ये फार्मूला होता है भैया। U इक्वल टू 1/2 Li0 स्क्वायर, कुंडली में संचित ऊर्जा 125, ऑप्शन देख लो 15 का ए, 15 के सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों कह रहा है यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तब L बटे R की विमाएँ होंगी। अरे वाह यार, L बटा R की विमाएँ, L बटा R की बीमा, चलो भाई L बटा R,
एल क्या है, प्रेरकत्व। तो एल का भी हमने फार्मूला पढ़ा, एल इक्वल टू एन फाई अपान आई। अच्छा अभी देखो मैंने एल का मैंने मात्रा निकाला था यार, ये देखो मैंने अभी एल का मात्रा क्या निकाला था, ओम सेकेंड निकाला था ना। अभी मैंने एल का मात्रा निकाला था, एल का मात्रक देखो मैंने यहाँ से निकाला था, एल इक्वल टू ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। यहाँ से मैंने निकाला था ओम सेकेंड। एल का मात्रक हमने क्या निकाला था, ओम सेकेंड। तो अगर एल का मात्रक है ओम सेकेंड, ऊपर हो जाएगा ओम सेकेंड और नीचे हो जाएगा ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम से बर्बाद हो गया, क्या मिला आपको, सेकेंड। क्या मिला, सेकेंड। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि एल अपान आर की जो बीमा है सेकेंड है, तो टी हो जाएगा, तो M0 L0 T, ठीक ना, M0 L0 T, ठीक, ये आपका सही है। अगर एल अपान आर का मात्रक पूछ ले तो क्या बताओगे, सेकेंड। अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व 2 हेनरी तथा प्रतिरोध 10 ओम है, 100 वोल्ट की नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से जोड़ी गई है। परिपथ का समय नियतांक समझ रहे हो, एल बटा आर को समय नियतांक बोलते हैं, एल बटा आर पूछा हुआ है। तो एल बटा आर पूछा हुआ, पहले क्या क्या दिया उसको लिख लो। क्या दिया है, एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व एल दिया है, एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व एल कितना दिया है, 2 हेनरी, एल अपने को दिया हुआ है 2 हेनरी। उसके बाद तथा प्रतिरोध आर दिया है 200 ओम, आर कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया है, 10 ओम है। 100 वोल्ट की नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से जुड़ा गया है। समय परिपथ का समय नियतांक, एल बटा आर को क्या बोलेंगे, समय नियतांक। एल बटा आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, समय नियतांक, टाइम कांस्टेंट। तो समय नियतांक यानी एल भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, दोनों मिल करके दोनों अपानों में समय नियतांक बन गया। वाह क्या बात है। तो एल की जगह पे 2, आर की जगह पे 10, तो क्या आ जाएगा 1/5। 1/5 है तो देगा नहीं, तो 1/5 यानी 5 से 2 में भाग दो, 1 में 5 2 10, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 17 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक कुंडली में अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक 4 हेनरी पर जगह बना ले भाई, ठीक ना, जगह बना लेता। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया है, 18 19 20 21 22 होता रहेगा, ठीक है, पहले जगह बना लेता। ये क्वेश्चन बढ़िया भाई, एल बटा आर की बीमा और एल बटा आर का मात्रक और ये वाला फार्मूला, ठीक ना। बाकी एल बटा आर को क्या बोलते हैं, समय नियतांक। जब समय नियतांक याद रहेगा तो उसका बीमा भी याद रहेगा, मात्रक भी याद रहेगा। एल बटा आर पे नियतांक, समय नियतांक पूछ लेगा तभी लगा दोगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बढ़िया मिल गए। एल बटा आर का मात्रक एक बढ़िया चीज़, एल बटा आर की बीमा दूसरी चीज़, एल बटा आर को क्या बोलते हैं, समय नियतांक। 3 चीज़ें यहाँ पे बढ़िया मिली, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँचे थे, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा था कि एक प्रेरक कुंडली में अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक यानी कैपिटल एम कितना दिया हुआ है, 4 हेनरी। आगे कह रहा है यदि प्राथमिक कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 1/1500 सेकंड में समाप्त हो जाती है, तो 5 एम्पियर की धारा यानी डेल्टा I1 प्राथमिक कुंडली में है 5 एम्पियर की धारा। डेल्टा टी अपने को दिया हुआ है, डेल्टा टी इक्वल टू 1/1500 सेकेंड में समाप्त हो जाती है। तो द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E2 आपसे पूछ रहा है। जैसे दोस्तों अभी मैंने बताया आपको E इक्वल टू -L डेल्टा I अपान डेल्टा टी, सेम उसी तरीके से E2 इक्वल टू -M डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी, ये फार्मूला हो गया। तो अपने को यहाँ पे M दिया हुआ है, E2 पूछ रहा है, तो E2 इक्वल टू M की जगह पे 4 रख दो, 4 डेल्टा I1 की जगह पे क्या रखोगे 5 बटे 1/1500, 1500 चला जाएगा ऊपर, 4 5 4 गुणे 5 गुणे 1500, 4 5 20, 4 5 20 गुणे 1500, 15 दूनी 30, 30 लिख दो, 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो आंसर कैसे दिया हुआ है तुमको, किलो वोल्ट में दिया हुआ है, किलो में 10⁻3 चाहिए, 10⁻3 चाहिए, 30 गुणे 10⁻3 लिख सकते हो ना। तो ये 30 किलो वोल्ट, 30 किलो वोल्ट कौन सा है भाई, कि 18 का डी सही है, 30 किलो वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2 कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किस पर निर्भर नहीं करता। 2 कुंडलियों का, कोई 2 कुंडली है,
दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक जब हम लोग निकालते हैं, फार्मूला m इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 अपान l इंटू ए, ये फार्मूला निकल के आता है। एक को जब हम लोग कभी कभी पाई आर स्क्वायर भी लिख देते हैं, ठीक ना। चलो मैं एक को पाई आर स्क्वायर भी लिख दूँ, म्यू नॉट n1 n2 अपान l इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो ज़रा उनके स्वप्रेरण गुणांकों पर, हाँ भाई एकदम निर्भर करता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक तभी मिलता है जब उसमें स्वप्रेरण गुणांक की घटना स्वयं होती है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक में स्वप्रेरण गुणांक अपने आप होता रहता है, स्वप्रेरण गुणांक पर डिपेंड करता है। उनके बीच की दूरी पर, हाँ दूरी पर भी डिपेंड करता है। उनके बीच भरे माध्यम पर, म्यू आर तो वही तो है, माध्यम की अपेक्षित वैद्युशीलता जिसे क्या बोलते हैं। उनके प्रतिरोधों पर, हाँ भाई ये गलत बात है, उनके प्रतिरोधों पर डिपेंड नहीं करता, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, यानी उनके प्रतिरोधों पर डिपेंड नहीं करता, जबकि उनके बीच के माध्यम पर, उनके बीच की दूरी पर और उनके स्वप्रेरकत्वों पर, इन सभी पर डिपेंड करता है। जबकि माध्यम जो उनके प्रतिरोध हैं, उनके प्रतिरोधों पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 1 मीटर लंबाई की धातु की एक छड़ अपने एक सिरे पर 5 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.2 × 10⁻⁴ टेस्ला हो तो छड़ के दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। दोस्तों यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है इसको लिखो। पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले मैं इसको लिखूँ तो 1 मीटर लंबाई, तो एल दिया हुआ है, एल इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर लंबाई की धातु की एक छड़ अपने एक सिरे पर 5 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग ओमेगा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी बी एच आपने को दिया, नहीं मान लो बी है 0.2 × 10⁻⁴ टेस्ला हो तो छड़ के दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का फार्मूला। तो दोस्तों ई का फार्मूला इक्वल टू 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। एल यहाँ पे स्मॉल एल लिख दो, 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, ठीक है 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। तो ई इक्वल टू 1/2 ओमेगा की जगह पे 5 और बी की जगह पे 0.2 × 10⁻⁴, एल की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 2 से कट गया, -1 इसको दे तो -5 हो जाएगा। तो ई इक्वल टू 5 × 10⁻⁵ 5 × 10⁻⁵, यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, 5 × 10⁻⁵। मिली वोल्ट में कन्वर्ट करता हूँ हम लोग, माइक्रो भी दिया है मिली भी दिया है, तो किस में ले जाएँ भाई, माइक्रो को 10⁻⁶ चाहिए। चलो पहले माइक्रो को चेंज करता हूँ, ऑप्शन में एक बार देख ही लेता हूँ। 20वां का डी माइक्रो में लिया है भाई, माइक्रो को पाने के लिए 10⁻⁴ चाहिए, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। तो ई इक्वल टू 50 कैसे बनेगा, -6 हो गया, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस, 0 जाएगा 50 माइक्रो वोल्ट, ये ऑप्शन सही है 50 माइक्रो वोल्ट। अगर मिली में कन्वर्ट करना होता तो 10⁻2 निकालते इसमें से, अगर माइक्रो में कन्वर्ट करना होता तो, अरे मिली में 5 × 10⁻⁵ था ना, तो -5 को मैं कैसे लिखता, -3 × 10⁻2, तो ये -2 इसको दे देता, तो ये 0.05 है मिली वोल्ट। अब ऐसा देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने किस में किया, माइक्रो वोल्ट में किया, ठीक ना। अगर ये ऑप्शन दिया रहता तो ऑप्शन ये वाला भी सही रहता, मिली वोल्ट में दिया रहता तो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, 2 क्वेश्चन बचे भाई। पहले मैं जगह बना लूँ, जगह बना ले तब ना भैया, हाँ जगह बनाए। चलो इरेज कर दें, चलो भाई इरेज करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 देख के हड़क जाओगे और मुझे नहीं लग रहा तुरंत जवाब दे पाओगे कि हेनरी पर मीटर मात्रक है। हेनरी पर मीटर दोस्तों दिमाग में नहीं आएगा, हेनरी पर मीटर मात्रक है, हेनरी पर मीटर मात्रक है किसका। 4 ऑप्शन दिए आपके सामने हैं, विद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का, स्वप्रेरकत्व का, ठीक ना। ध्यान में नहीं आएगा, मुझे पता है कि हेनरी पर मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है। चलो देखो जरा, हमने दोस्तों ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, L इक्वल टू म्यू नॉट n² अपान L इंटू ए, ठीक ना। तो हेनरी यहाँ पे दिख रहा है, म्यू नॉट मैं चेक करना चाहता हूँ क्या म्यू नॉट का होता है कि नहीं होता है। हालांकि कैसे माइंड में आएगा ये तो बड़ी बात है फिलहाल। तो
एल देखो हेनरी हेनरी दिखा है ना, तो मुझे पता है दोस्तों हेनरी जो होता है एल का मात्रक होता है, ये तो मुझे पता है, आपको भी पता है। हेनरी किसका मात्रक होता है? एल का मात्रक होता है। तो मैंने ये फॉर्मूला ले लिया एल, ताकि हेनरी मिल जाए। एन नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। एल का मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर से कट जाएगा, बचेगा यहाँ मीटर, इधर आ जाएगा तो मीटर हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ बचा हेनरी, यहाँ हुआ हेनरी, और यहाँ हुआ मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर, 1 मीटर 1 मीटर से काट दी, यहाँ बचा मीटर, इधर आ जाएगा मीटर हो जाएगा। तो हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। अब इधर क्या बचा? एन स्क्वायर का कोई मात्रक होता नहीं, बचा म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का मात्रक होता है। हेनरी पर मीटर किसका मात्रक होता है? म्यू नॉट का। माइंड में आता जल्दी? माइंड में जल्दी आता नहीं आता। तो हेनरी पर मीटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी पर मीटर किसका मात्रक है? तो आप क्या बताओगे? म्यू नॉट का। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता, तो आपेक्षिक कुछ दिया नहीं है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? चुंबकशीलता का। चुंबकशीलता नहीं, केवल वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू आर जो होता है वो आपेक्षिक चुंबकशीलता अलग अलग होता है। म्यू आर को बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हो तो एल बटा आर का मात्रक होगा। अरे बट्टा, एल बटा आर का मात्रक पूछ रहा है। अभी मैंने बताया एल का मात्रक होता है ओम सेकेंड, एल का मात्रक होता है ओम सेकेंड, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो ओम ओम बेचारे खिसक लिए, तो एल बटा आर का मात्रक क्या आ गया? सेकेंड आ गया। तो एल बटा आर का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड, ठीक है। हेनरी पर मीटर किसका मात्रक है? म्यू नॉट का, यानी चुंबकशीलता का। तो ये हो गया ना। टोटल 22 क्वेश्चन थे दोस्तों, 22 क्वेश्चन हो गए, और 22 क्वेश्चन लगाने में आपको मज़ा आ गया होगा। कोई ज़्यादा था नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लगता आपको, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें थी जो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, बढ़िया तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत, कोई दुख, तकलीफ होता है, कमेंट बॉक्स खुला है, मेंशन कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। उस कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को, अपनी दिक्कत को, जो भी चुनौतियों का सामना कर रहे हो उसको छाप देना, ठीक है ना। बाकी अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस क्वेश्चन को आप बताइए, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है ना। चलो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई सबको बाय बाय, राधे राधे।